हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज हम क्लास 10 साइंस का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत से चेंजेस ऑब्जर्व किए होंगे। गर्मियों में रूम टेम्परेचर पर मिल्क का खराब होना, लोहे की चीज़ों पर रस्ट यानी जंग लगना, खाने का पकना और यहाँ तक कि हमारी बॉडी में खाने का डाइजेस्ट होना और हमारा सांस लेना, रेस्पिरेशन। इन सभी सिचुएशंस में ओरिजिनल सब्सटेंस की नेचर और आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। और जब भी ऐसा फिजिकल और केमिकल चेंज होता है, हम कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन एक्चुअली हुई है? चलो कुछ एक्टिविटीज देखते हैं। जब हम एक मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, और हाँ, जलाने से पहले उसे सैंड पेपर से क्लीन करना ज़रूरी है ताकि उसके ऊपर की ऑक्साइड लेयर हट जाए, तो वो एक डार्जलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है और एक वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। ये पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी 1.3। आज हम देखेंगे कि जिंक और एसिड के मिलने पर आखिर होता क्या है। सबसे पहले एक कोनिकल फ्लास्क में थोड़े से जिंक ग्रैन्यूल्स लीजिए। अब इसमें ध्यान से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करिए। पर हाँ, कॉशियस वेरी इंपॉर्टेंट, एसिड को हमेशा केयरफुली हैंडल करें। अब जिंक ग्रैन्यूल्स को क्लोजली ऑब्जर्व करिए। क्या आपको उनके आसपास कुछ बबल्स बनते हुए दिख रहे हैं? ये तेजी से निकलने वाले बबल्स एक्चुअली हाइड्रोजन गैस है जो इस रिएक्शन में रिलीज हो रही है। अब एक और ट्विस्ट, जरा कॉनिकल फ्लास्क को बाहर से टच करके देखिए। क्या आपको टेम्परेचर में कोई चेंज फील हुआ? बिल्कुल, फ्लास्क पहले से काफी गर्म हो गया है। गैस के बबल्स का निकलना यानी एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, और फ्लास्क का गर्म होना यानी चेंज इन टेम्परेचर, ये दोनों ऑब्जर्वेशंस इस बात का सॉलिड प्रूफ हैं कि यहाँ एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन हुआ है। इन एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि एक केमिकल रिएक्शन को पहचानने के 4 मेन तरीके हैं। पहला, चेंज इन स्टेट बदलना। दूसरा, चेंज इन कलर, रंग बदलना। तीसरा, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस निकलना। और चौथा, चेंज इन टेम्परेचर बदलना। अब इतनी बड़ी रिएक्शन को बार बार वर्ड्स में लिखना तो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट? इसीलिए हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशंस। लेफ्ट साइड पर हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट करते हैं, और राइट साइड पर प्रोडक्ट्स जो नए बनने वाले सब्सटेंसेस हैं। बीच में एक एरो होता है जो डायरेक्शन दिखाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट और मजेदार पार्ट पर, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। क्लास 9th में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, याद है ना? जिसका सीधा सा मतलब है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद हर एलिमेंट के एटम्स का नंबर बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Fe प्लस H2O गिव्स Fe4 प्लस H2। इसे बैलेंस करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। रूल नंबर 1, बैलेंसिंग करते वक्त आप किसी भी फॉर्मूला के अंदर कुछ भी टच या चेंज नहीं कर सकते। आपको जो भी नंबर्स ऐड करने हैं वो हमेशा फॉर्मूला के बाहर यानी उसके बिल्कुल आगे ही लगाने हैं। अब एक छोटी सी टेबल बनाइए और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एटम्स की काउंटिंग शुरू कीजिए। यहाँ हमारे पास आयन का LHS में 1 एटम है और RHS में 3। हाइड्रोजन दोनों तरफ 2 है, लेकिन ऑक्सीजन LHS में 1 है और RHS में 4। क्लियरली ये इक्वेशन टोटली अनबैलेंस्ड है। तो टिक क्या है? हमेशा उस कंपाउंड पर अटैक कीजिए जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हैं। यहाँ बॉस है Fe3O4। इसमें 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो LHS में ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हम H2O के आगे सिंपली 4 लिख देंगे। बूम, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन रुको, अब एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। H2O के आगे 4 लगाने से हाइड्रोजन के एटम्स LHS में 4x2 = 8 हो गए हैं। टेंशन नहीं लेनी है, इसे बैलेंस करने के लिए हम RHS में H2 के आगे भी 4 लगा देंगे। अब दोनों तरफ 8 हाइड्रोजन एटम्स खुश। अब आखिर में बचा बेचारा आयरन। RHS में इसके 3 एटम्स हैं, तो LHS में Fe के आगे आराम से 3 लिख दीजिए। हमारी इक्वेशन अब कुछ ऐसी दिखती है। 3Fe + 4H2 O yields Fe3O4 + 4H2। एक बार तसल्ली के लिए फाइनल चेक कर लेते हैं। Fe3 = 3, H
8 equals 8, O 4 equals 4। परफेक्ट, हमारी इक्वेशन फाइनली बैलेंस हो गई। और हाँ, एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए तो इनकी फिजिकल स्टेट्स लिखना बिल्कुल मत भूलना। 3Fe प्लस 4H2O यील्ड्स Fe3O4 प्लस 4H2। यहाँ पानी के आगे यानी गैस इसलिए लिखा है क्योंकि रिएक्शन लिक्विड वाटर के साथ नहीं बल्कि स्टीम के साथ हो रही है। बस ये था अपना सिंपल सा हिट एंड ट्रायल मेथड। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। सबसे पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। सबसे फेमस एग्जांपल है क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO का पानी के साथ रिएक्ट करना। ये दोनों मिलकर स्लेट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन इतनी विगरस होती है कि बीकर गर्म हो जाता है। ऐसे रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। नेचुरल गैस का जलना या हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस जहां ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें एनर्जी देता है, ये सब एक्सोथर्मिक के एग्जांपल्स हैं। दूसरी टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन की बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ एक सिंगल रिएक्टेंट टूट कर दो या ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स बनाता है। अब किसी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, इसीलिए इन रिएक्शंस में एनर्जी अब्सॉर्ब होती है और इन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एनर्जी तीन फॉर्म में दी जा सकती है। पहला हीट थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हीट करने पर वो क्विक लाइम और CO2 में टूट जाता है, या फिर लीड नाइट्रेट को हीट करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। दूसरा एक्सिटी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जैसे पानी H2O में से करंट पास करने पर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में अलग हो जाता है। और तीसरा लाइट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, सिल्वर क्लोराइड AgCl या सिल्वर ब्रोमाइड AgBr को सनलाइट में रखने पर वो ग्रे कलर के सिल्वर में टूट जाते हैं। ये रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। तीसरी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे समझिए कि एक ताकतवर इंसान ने कमजोर को उसकी जगह से हटा दिया। केमिस्ट्री में एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से निकाल देता है। जब हम लोहे की कील आयरन नेल को ब्लू रंग के कॉपर सल्फेट CuSO4 सोल्यूशन में डालते हैं तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। सोल्यूशन का रंग लाइट ग्रीन हो जाता है और लोहे की कील पर ब्राउन कोटिंग आ जाती है। जिंक और लेड भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हैं तो वो भी ऐसा ही करते हैं। चौथी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें रिएक्टेंट्स के बीच आयंस का एक्सचेंज होता है। जैसे जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं तो उनके आयंस अपनी जगह बदल लेते हैं और बेरियम सल्फेट बायसल्फर का एक व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस बनता है जो पानी में घुलता नहीं है। इस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। इसीलिए ऐसी रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब आते हैं फिफ्थ और आखिरी टाइप पर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसे शॉर्ट में रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। ये बहुत सिंपल है। अगर रिएक्शन के टाइम किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है या हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो उसका रिडक्शन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉपर पाउडर को हीट करें तो उस पर काली कोटिंग आ जाती है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड CO बनाता है। ये ऑक्सीडेशन है। अब अगर हम इस CO के ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास करें तो ऑक्सीजन वापस हट जाती है और हमें वापस ब्राउन कॉपर मिल जाता है। एक ही रिएक्शन में जब एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। लेक्चर खत्म करने से पहले बात करते हैं कि इस ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ पर क्या असर पड़ता है। इसके दो मेन नुकसान हैं, कोरोजन और रैंसिडिटी। कोरोजन का मतलब है मेटल्स का धीरे धीरे खराब होना जब वो हवा की मॉइस्चर और एसिड्स के कांटेक्ट में आते हैं। लोहे पर रस्ट जंग लगना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। चांदी सिल्वर पर काली कोटिंग आना और तांबे कॉपर पर हरी ग्रीन कोटिंग आना भी कोरोजन है। इससे ब्रिजेस और कार्स का बहुत नुकसान होता है। और दूसरा है रैंसिडिटी। क्या आपने कभी बहुत पुराना रखा हुआ तेल या फैट वाला खाना टेस्ट किया है? उसका टेस्ट और स्मेल बिल्कुल खराब हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो रैंसिड हो जाते हैं।
इसको रोकने के लिए खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं या खाने को एयरटाइट कंटेनर्स में रखा जाता है। यही रीजन है कि चिप्स बनाने वाली कंपनीज चिप्स के पैकेट्स में ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन गैस भर देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोहे को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं? चलिए देखते हैं कोरोजन को प्रिवेंट करने के तरीके। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कोरोजन से बचने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है फिजिकल बैरियर्स का यूज करना। आप आयरन की बॉडी पर पेंट, ग्रीस या ऑयल अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो वाटर और एयर से प्रोटेक्ट रहे। दूसरे तरीकों में हम दूसरे मेटल्स का यूज करते हैं। हम आयरन को कॉपर से इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हैं। हम गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं, जिसमें आयरन के ऊपर जिंक मेटल की एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाई जाती है। और फाइनली क्रोमोप्लेटिंग होती है, जहां आयरन ऑब्जेक्ट्स पर क्रोमियम मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है। तो ये थे कुछ सिंपल तरीके जिनसे हम साइंस का यूज करके करोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा पूरा चैप्टर 1। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हमने सीखा रिएक्शंस क्या होती है, उन्हें बैलेंस कैसे करते हैं, उनके 5 मेजर टाइप्स क्या हैं और रियल लाइफ में ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स क्या हैं। इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें। कीप स्टडिंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग। थैंक यू। और आखिर में आपके लिए GSEB एंड CBSE बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपकी अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेंगे।